2024 के लोकसभा में सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहां खेल सब कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस खेला कर रही है। पहले सीट पर बात हुई और सीट बटी नहीं। जानते हैं क्यों? बताएंगे हम आपको एक एक डिटेल। यूपी विधानसभा में बीजेपी के सारे विधायक कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनकर आते हैं, कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहनते हैं। इसके पीछे की वजह जानते हैं आप क्या है? यूपी के ग्राउंड पर जो चल रहा है उससे कहीं ज्यादा अंडरग्राउंड बातें हैं। यूपी में अगर 80 सीटों का अंडर करंट समझना है तो उसका सेंटिमेंट समझना होगा। वो सेंटिमेंट क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या यूपी की 80 सीटें जीतना इतना आसान है? राम का नाम, अयोध्या का काम, काशी में बाबा मिले और 80 सीट पर कमल खिले। योगी आदित्यनाथ इस एक वीडियो को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? क्या इसी वीडियो में 80 की बात फंसी है? बिहार का चुनाव अंक गणित वाला पर्चा है। यूपी का चुनाव केमिस्ट्री का पेपर है। फर्क क्या है? बीजेपी ने एक सर्वे शेयर किया, उससे समझिए। बिहार में अगर बीजेपी नीतीश से हाथ नहीं मिलाती तो लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें नहीं पाती और अगले साल विधानसभा का चुनाव हार जाती। नीतीश के साथ आने से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों आसान हो गया। जब बिहार में अंक गणित चल रहा है तो बगल में यूपी में रसायन शास्त्र की राजनीति शास्त्र है क्यों? पूरा पेपर समझना है तो सबसे पहले सैंपल पेपर की तरह विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के मंत्री और विधायक राम नामी का पटका पहनकर आए। लखनऊ में विधानसभा के बाहर भी प्रभु राम की होर्डिंग लगी। मतलब क्या है? राम का नाम हो रहा है और 24 में चुनाव जीतने का काम बन रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यूपी में सनातनी मतदाता 80% और मुस्लिम मतदाता 20% है। यूपी के चारों कोनों में 80% सनातनी मतदाता को योगी कैसे कनेक्ट कर चुके हैं, इसे यहां समझिए। अवध क्षेत्र के चुनावी रण को योगी ने राम मंदिर के जरिए साध लिया है। यहां लोकसभा की 18 सीटें हैं जिन्हें राम लहर में जितना मुश्किल नहीं है। पूर्वांचल की लड़ाई में ज्ञानवापी ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया है। यहां 26 लोकसभा सीटें हैं। मथुरा के जरिए बीजेपी ने ब्रिज क्षेत्र को साध लिया है जहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने संभल की कल की पीठ को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। जाटलैंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में 24 में किसकी बिसात जो बीजेपी को रोक सके? यह बजट पर सवाल उठाने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल बने हुए हैं और इसका जवाब जनता की अदालत में 2024 के चुनाव में मिल जाएगा, जब प्रचंड बहुमत की तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राम लहर में समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा एजेंडा बचा नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? महंगाई, कानून व्यवस्था और रोजगार पर बीजेपी को घेर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश को सनातन वोट बैंक की एकजुटता से डर सता रहा है। वो देख रहे हैं कि बाबा का वोट 50% को क्रॉस कर 60% की तरफ बढ़ चला। ऐसे में 20% मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो क्या कर लेंगे? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। तो आपके पास कम से कम स्ट्रेटजी तो हो,
कि आप उनसे कैसे लड़ोगे? वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एलीट क्लास से लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा वोटर किसान है, गरीब है, हमें 10 बार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं। और फिर बीजेपी को जब हार दिखाई देती है तो वो भगवान के पीछे छिप जाती है जाके। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद मुसलमान का कंफ्यूजन और बढ़ गया है। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बीच चक्कर काटना पड़ रहा है। मुसलमानों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के उस फैसले को भी चुनौती दी जिसमें डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला सुनाया गया। अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष भारी कंफ्यूजन में है कि क्या करें और कहां जाएं। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। मुसलमानों के लिए यही कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी के लिए 24 में खतरे की घंटी। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने अखिलेश की टेंशन और बढ़ा दी। सर्वे में ऐसा क्या है जिससे अखिलेश यादव परेशान है? सर्वे के मुताबिक यूपी के मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में ने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक 60% मुसलमान का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। इसी डर से अखिलेश इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेस खास तौर पर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटें छोड़ना नहीं चाहती, जहां 7 लोकसभा सीटें ऐसी जिनमें 40% से ज्यादा मुस्लिम। इन सीटों में मुरादाबाद 51% मुस्लिम, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 41% मुसलमान हैं। मुस्लिम वोट की इसी लड़ाई में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भले इसे स्वीकार नहीं करें, लेकिन मुंबई में प्रकाश आंबेडकर ने यूपी की पिक्चर क्लियर कर दी। इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही। जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते, माझ्या माहितीप्रमाणे दोघंही पाठ झालेले आहेत। काँग्रेस वेगळी चालली आहे आणि एसपी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे। होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असं पाहतो। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही 11 सीटों पर कैंडिडेट इसलिए घोषित किए गए ताकि चुनाव की तैयारी का टाइम मिल सके। अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते। लेकिन बसपा से जो चर्चा की बात शुरू हो गई है, अगर सपा की बात मैंने पहले ही बोला, शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। लोकसभा में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो समाजवादी पार्टी का अगर संभल भी इस बार ढह सकता है। यहाँ एमवाई कॉम्बिनेशन कितना मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। 1977 से 2019 तक 12 चुनाव हुए। संभल में 6 बार यादव कैंडिडेट चुनाव जीते। यहाँ से मुलायम सिंह यादव 2 बार
और प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। संभल में क्यों एमवाई कॉम्बिनेशन जीत का गारंटी रहा है, इसे भी जान लीजिए। संभल में मुस्लिम 7.5 लाख है, एससी 3 लाख, यादव 1.5 लाख, सैनी 1.5 लाख, ठाकुर 1 लाख और जाट 90,000 है। लेकिन इस बार बीजेपी 2014 की तरह फिर संभल जीतने के लिए जाल बिछा चुकी है। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को संभल आ रहे हैं, जहां वो कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। इससे संकेत मिल रहा है कि संभल में इस बार बीजेपी राम के मार्ग से ही कमल खिलाने की तैयारी में है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान राम संभल में कल्की अवतार लेंगे। संभल में कल्की भगवान का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है। पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को सुबह 10 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। करोड़ों कल्की भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पधारें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का फैसला किया और मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ हूं अभी तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल होऊंगा तो ढोल बजा के शामिल होऊंगा, कोई चोरी चोरी थोड़ी होऊंगा। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री जी पर कोई विशेष दैवीय कृपा है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। अखिलेश का अपना सर्वे बता रहा है कि यूपी में मुस्लिम वोट खिसक रहा है, लेकिन अखिलेश इस बात पर खुश हैं कि बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काटने जा रही है। इस कैलकुलेशन को वो इस तरह कर रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ है करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। मैंने आपसे क्या कहा, आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? उनका यही मिस कैलकुलेशन 2014, 2017, 2019 और 2022 में हार का कारण रहा है। और 2024 की राम लहर में उनका क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।